हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि चीन और ताइवान के बीच में जो विवाद है उसको लेकर जो है वो क्या है पूरा मैटर, और साउथ चाइना सी का जो मुद्दा है वह है क्या। ठीक है, साथ ही साथ समझेंगे कि भारत और यूएसए का उसमें क्या स्टैंड है, और यह भी समझेंगे चीन के द्वारा जो एक चीन नीति की पॉलिसी है और साउथ चाइना सी का जो पूरा विवाद है वह क्या है। ठीक है, तो पूरी चीज़ों को इसमें समझेंगे, क्योंकि हिस्ट्री का पोर्शन हो चाहे आईआर का हो तो थोड़ा सा उसके लिए हमको बैकग्राउंड में जाना पड़ता है। ठीक है, तो चीन और ताइवान विवाद और उसमें भारत का क्या दृष्टिकोण है, भारत का क्या स्टैंड है, इसको पूरी चीज़ को इसमें हम समझेंगे। ठीक है, तो चर्चा में बना ही हुआ है। तो कोविड-19 से जुड़ी जानकारी छुपाने के मुद्दे पर अब जो है चीन चौतरफा घिर रहा है। चीन अमेरिका सहित देखा जाए तो पूरी दुनिया के निशाने पे है, और अब चीन के भीतर भी जो है जो चीन का शीर्ष नेतृत्व है उस पर सवाल उठने लगा है। अब चारों तरफ से घिर रहे हैं, तो हो क्या रहा है वहाँ पर कि किस तरीके से इन मुद्दों को भटकाया जाए, जनता को किस प्रकार से जो है बरगलाया जाए। तो इसलिए जो है चीन अपने पड़ोसियों के साथ सीमा संबंधी मुद्दों को जो है वह हवा देना शुरू कर दिया है, और इसी के एवज में चीन ने ताइवान की तरफ जो है 2 विमान वाहक पोतों को रवाना कर दिया। ठीक है, और इससे चीन द्वारा ताइवान पर जो है वह हमले की आशंका बढ़ गई है। लेकिन इसी विवाद में अमेरिका भी कूद गया है। पुरानी आदत है अमेरिका की कूदने की। ठीक है, क्योंकि ताइवान पर दबाव बढ़ाने के लिए चीन द्वारा जो है दक्षिण चीन सागर में यानी साउथ चाइना सी में जो है नौसेना सैन्य अभ्यास किया जा रहा है, उनको डराने के लिए एक प्रकार से। तो इसी को देखते हुए अमेरिका भी दक्षिण चीन सागर में अपने जो है विमान वाहक जो पोत हैं वह तैनात कर दिए हैं, और ताइवान को जो है विश्व स्वास्थ्य सभा में भी शामिल कर दिया गया है, और जिससे चीन को जो है यह बात खटक रही है और उसको काफ़ी परेशानी हो रही है कि यह कैसे हो रहा है। तो आइए समझते हैं इस सिलसिलेवार तरीके के पूरे मुद्दे को। तो सबसे पहले इसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा जहां से पूरे विवाद की शुरुआत हो रही है। तो उसके लिए हिस्ट्री में आपको जाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको थोड़े से जो है ताइवान और चीन को दोनों को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले ताइवान की भौगोलिक स्थिति को अगर हम देखें, बॉक्स इंफॉर्मेशन में सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो ताइवान की अगर भौगोलिक स्थिति को समझें या उसकी बात करें तो यह पूर्व एशिया का एक द्वीप है, और आप जो है देखे होंगे कि अपने आसपास के जितने द्वीप हैं उनको मिलाकर जो है चीनी गणराज्य का अंग बनाता है, और इन द्वीपों का जो मुख्यालय है वह जो है वह ताइवान द्वीप है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से देखें, थोड़े मैप में भी आप देख लीजिए तो ये पूरा वो चीज़ है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखें तो यह जो है मुख्य भूमि यानी जो है चीनी जन गणराज्य यानी पीआरसी पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना का जो है अंग रहा है, लेकिन अपनी स्वायत्तता अपनी स्वतंत्रता को लेकर चीनी जन गणराज्य यानी पीआरसी पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, यानी वर्तमान चाइना और आरओसी यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी जिसे अब हम ताइवान के नाम से जानते हैं के बीच विवाद है। भाषा की अगर हम बात करें, ताइवानी लोग जो हैं वो अमाय स्वातवे, ठीक है, हक्का भाषा बोलते हैं, लेकिन इनकी जो काम करने की जो भाषा है वो राजकीय भाषा है। ये चीज़ें हैं। अब चीन और ताइवान के इतिहास को थोड़ा सा समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो चीन और ताइवान के अगर इतिहास को हम देखें तो चीन के अगर प्राचीन इतिहास को देखें तो उसमें ताइवान का उल्लेख बहुत कम मिलता है, लेकिन तांग राजवंश के समय ऐसा माना जाता था कि चीनी लोग जो है मुख्य भूमि से निकलकर जो है ताइवान में जाकर बसने लगे। लेकिन इनकी अगर मॉडर्न हिस्ट्री को देखें तो आधुनिक इतिहास को देखा जाए तो 1624 से लेकर 1661 तक जो है चीन जो है वो डचों का उपनिवेश रहा है, यानी वहाँ पर डचों के द्वारा जो है अपनी कॉलोनी स्थापित की गई। और अगर 17वीं शताब्दी की बात करें तो चीन में जो है मिंग वंश का जो है पतन होता है और मांचू लोगों के द्वारा चिंग वंश की स्थापना की जाती है। लेकिन 1895 में जापान द्वारा जो है चीन पर अटैक किया जाता है, और जापान द्वारा जो है ताइवान को अपने नियंत्रण में ले लिया जाता है। लेकिन क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध होता है, और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की जो है हार होती है, और जो है पारसैडम यानी 1945 में और काहिरा 1946 की घोषणाओं के मुताबिक जो है
ताइवान पर जो है वो राष्ट्रवादी जो है किमांगतांग पार्टी का अधिकार फिर से मान लिया जाता है। यह वहाँ की राष्ट्रवादी पार्टी हुआ करती थी, उनका अधिकार हो जाए। लेकिन कुछ ही वर्षों में चीन में क्या होता है कि गृह युद्ध हो जाता है और मात्सुए तुंग के नेतृत्व में जो है कम्युनिस्ट पार्टी जो है चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट जो पार्टी रहती है उसको पराजित कर देती है। और इस राष्ट्रवादी पार्टी द्वारा जो है ताइवान में जाकर अपनी सरकार बनाते हैं वहाँ जाकर, और वहीं जो है 1951 में सैन फ्रांसिस्को की जो संधि होती है, ठीक है, उसके अनुसार जो है यह होता है कि जापान ने जो है ताइवान से अपने सारे स्व अधिकारों को भी जो है वो समाप्त कर देता है कि अब हमारा इन पर कोई अधिकार नहीं है। और अगले साल यानी 1952 में ताइवान की जो राजधानी है ताइपे में चीन और जापान के बीच में एक संधि वार्ता हुई, ठीक है। लेकिन इस संधि में भी कहीं पे भी यह जिक्र नहीं था कि ताइवान पर जो है चीन का नियंत्रण का कोई उल्लेख रहेगा या होगा, और यही सारी चीज़ें आगे विवाद को जन्म देती हैं, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ें यहाँ पर थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब विवाद के मुख्य कारणों को अगर हम समझें, ठीक है, तो साल 1970 में इसको लिए हमको जाना पड़ेगा। होता क्या है कि जो 1970 में डेंग सियाओपिंग की सत्ता में आते हैं, आने के बाद एक देश दो प्रणाली की नीति ये प्रस्तावित कर देते हैं, और इनकी जो ये योजना रहती है, इनको लाने का जो मूल उद्देश्य रहता है वह रहता है कि चीन और ताइवान को एकजुट करना था। उद्देश्य कुछ और था, बस ये प्रोपेगेंडा थे इनके, और इसमें ताइवान को जो है जो उच्च स्वायत्ता देने का वादा किया गया। इसमें कहा गया कि ताइवान पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का पालन कर सकता है, सेना रख सकता है, अपने लिए अलग प्रशासन चला सकता है। लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो रहती है उसके इस प्रस्ताव को जो है वह ताइवान द्वारा जो है वह नकार दिया जाता है और स्वीकार कर दिया जाता है। चलिए अब यहीं से शुरू होती है एक चीन नीति जो है, जो सारे विवाद की जड़ है। अब क्या है ये पूरी चीज़ समझते हैं। चीन द्वारा यह इसलिए किया जा रहा था कि चीन सिर्फ एक देश है और ताइवान चीन का ही हिस्सा है। इसके पीछे के मुख्य कारण यह है कि ताइवान से जितने भी कूटनीतिक संबंधों के इच्छुक देश हैं वो अपना नाता तोड़ने के, अरे भाई ये तो उनका हिस्सा है, ठीक है, और ये तो कोई देश है नहीं, और वो सारे संबंध जो है वो हमारे साथ जोड़ें, यानी चीन के साथ जोड़ें, क्योंकि चीन का मानना है कि ताइवान अपने से टूटकर अपने को अलग देश मानता है, यानी वो जबरी जो है अपने आप को देश घोषित कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें ताइवान सरकार का यह मानना था कि हम एक स्वतंत्र देश हैं जिसे औपचारिक रूप से जो है ROC यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पृथक पड़ जाएंगे, अलग थलग पड़ जाएंगे। ये तो बिल्कुल सही बात थी कि भाई अगर हम आपके साथ होंगे तो बिल्कुल हमारा तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। चलिए अगर ये सारी चीज़ें तो इनसे जुड़ी हुई थी एक चीन नीति से। अब थोड़ा सा दक्षिण चीन सागर विवाद है जो सारी फसाद की जड़ बना पड़ा है, ठीक है। 1947 में क्या होता है कि जो मूल रूप से चीन गणराज्य की जो कुआमितांग सरकार ने जो है एक 11 डैश लाइन के माध्यम से जो है दक्षिण चीन सागर में अपने दावों को पेश किया। लेकिन 1949 में क्या होता है कि वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी रहती है उनके द्वारा जो मुख्य भूमि रहती है उस पर अधिकार करने के बाद अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एक टोकिन की खाड़ी रहती है, टोकिन की खाड़ी को जो है 11 डैश लाइन जो है से बाहर कर दिया जाता है कि नहीं अब ये इससे बाहर है, और इस 11 डैश लाइन के स्थान पर 9 डैश लाइन जो है खींच दी जाती है, और यहाँ 9 डैश लाइन जो है दक्षिण चीन सागर में दावेदारी को लेकर चीन और ताइवान के बीच में सारे विवाद का कारण बन जाती है। यानी उसको हटाकर 11 को हटाकर इन्होंने 9 कर दिया, ठीक है, जबरदस्ती जानबूझकर, ताकि किसी प्रकार से विवाद उत्पन्न हो। अब पूरी चीज़ आ जाते हैं थोड़े से चीन के बारे में भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि चीन क्या है। एक चीन का उद्भव, चीन द्वारा एक चीन नीति की जो शुरुआत थी 1949 में की जाती है, में होने लगी थी, जब चीन में जो है गृह युद्ध के बाद जो हारी हुई वहाँ की सत्ताधारी राष्ट्रवादी पार्टी थी जो ताइवान में चले जाते हैं, और ROC रिपब्लिक ऑफ चाइना और PRC यानी पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो वर्तमान में चीन है, दोनों पक्षों में यह दावा किया कि वे दोनों एक पूर्ण चीन का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी एक चीन की बात होती है। लेकिन
चीन का जो कम्युनिस्ट दल था उसने धमकी दी कि अगर ताइवान अपने को जो है वो स्वतंत्र घोषित करेगा तो वह उस पर जो है बल प्रयोग करेंगे, यानी ज़बरदस्ती हम करेंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि लेकिन शुरुआती दौर में देखें तो अमेरिका जो था वो जो साम्यवादी चीन है, जो आज का चीन है, उसको प्रायोरिटी देने के बजाय ताइवान को जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी देता था। लेकिन 1971 के बाद क्या होता है कि अमेरिका द्वारा चीन से रिश्ते बनाने शुरू हो जाते हैं, यानी बीजिंग से जो है एक कूटनीतिक पहल शुरू होती है। और होता क्या है कि ताइवान से रिश्ते धीरे धीरे जो है वह टूटने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें थी। अब होता क्या है कि चीन को अपनी इस नीति का जो है काफ़ी फायदा हुआ, ठीक है। और उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान होता है तो ताइवान को होता है, क्योंकि ताइवान जो था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उसकी कूटनीति थी वह उसमें कमज़ोर पड़ता चला गया। और जो ताइवान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हिस्सा था, जिसे अमेरिका का पूरा समर्थन हासिल था, 1971 के बाद उसके लिए चीज़ें एकदम से बदलने लगीं। और होता क्या है कि 1971 में जो है चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हिस्सा हो गया, और वहीं 1979 में जो है वो यानी 79 में जो है ताइवान संयुक्त राष्ट्र के जो आधिकारिक मान्यता थी उससे भी बाहर हो जाता है, उसकी मान्यता ही खत्म कर दी जाती है। और यूएसए समेत जो है विश्व के जो तमाम देश थे वो ताइवान को जो है एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता ही नहीं देते हैं। इवन अगर भारत की भी बात करें तो भारत भी जो है वो ताइवान को मान्यता नहीं दिया। शुरुआती टाइम में भी जो है एक द्वीप को मान्यता देने के बजाय चीन को मान्यता दे देता है, जो कि आगे विवाद का कारण भी बनती है। बाद में हमारे ऊपर ही भस्मासुर बन के हाथ रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी इनसे जुड़ी हुई। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें भाई साहब अपने यूएसए जी का क्या रोल है, ठीक है। पूर्व की अगर बात करें यानी पहले की अगर बात करें तो यूएसए को जो है, अमेरिका की बात हो रही है, यूएसए जो है ताइवान को जो है अपने सहयोगी के रूप में रखा। ताइवान ने भी अपने सहयोगी के रूप में इनको मान्यता दी। लेकिन 1970 के दशक में क्या होता है कि अमेरिका में आर्थिक प्रगति शुरू होती है और अमेरिका को जो है एक नए बाज़ार की तलाश होती है, जो ये हमेशा करते हैं। इनका जो डबल स्टैंडर्ड है यहाँ पर दिखेगा आपको। अब इस नए बाज़ार की तलाश थी। उस समय चीन की जो आबादी थी वो 60 करोड़ थी और ताइवान की जो आबादी थी वो 1 करोड़ थी। तो ऐसे में अमेरिका कॉरपोरेट चाहते थे कि जो अमेरिकी कॉरपोरेट घराने थे वह चाहते थे कि अमेरिका जो है वो चीन को मान्यता दे, ताइवान को मान्यता ना दे, क्योंकि उसको बड़े बाज़ार की तलाश थी। और यहीं से जो है ताइवान धीरे धीरे और भी कमज़ोर जो है पड़ता चला गया, ठीक है। तो काफ़ी अमेरिका को जो है यहाँ पर जो है अमेरिका के द्वारा जो है ताइवान को नुकसान पहुँचाया गया, उसको मान्यता ना देकर। अब एक नीति पर भारत का क्या दृष्टिकोण है, यानी जो एक चीन नीति है उस पर क्या है। भारत और चीन के रिश्तों की अगर बात करें तो भारत से कई मुद्दों को लेकर चीन से जो है वह गहमागामी द्विपक्षीय संबंधों को लेकर हमेशा विवाद होता रहा है, चाहे आतंकवादी संबंधी मुद्दे पर, चाहे पाकिस्तान का बचाव करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दलाई लामा की जो अरुणाचल यात्रा थी उसको लेकर जो है उनका उटपटांग बयान देना वहाँ से बीजिंग से, ठीक है। कभी अरुणाचल प्रदेश को अपने हिस्से को दिखा देना, तो कभी जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर जो है कुछ डबल स्टैंडर्ड चीज़ें कर देना, ठीक है। तो इन सब मुद्दों को लेकर जो है विवाद होते रहते हैं। लेकिन ताइवान चीन तनाव के क्रम में भारत एक नीति का जो है वो समर्थन है, यानी भारत द्वारा जो एक चीन नीति है उसका समर्थन किया जा रहा है। भारत की अगर बात करें कि जो भारत के हिस्सों को जो है चीन अपना बताता है, तो आने वाले टाइम में यह तय है कि भारत की वो सारी चीज़ें उनके पास वापस मिलेगी। आज की अगर बात करें जो ब्रिगेडियर लेवल की बात थी, जो ब्रिगेडियर जनरल लेवल की बात थी, उसमें भी भारत का ही पक्ष मजबूत रहा और चीन को जो है अपने को वापस ले जाना पड़ा, जिस सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने विवाद शुरू किया था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चीन ताइवान और चीन विवाद को लेकर दक्षिण चीन सागर क्या था, ये सारी चीज़ें, ठीक है। भारत का क्या स्टैंड रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या स्टैंड रहा है इस पर। तो आई होप तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। चलिए, तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।